गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। जैसे मैं हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी रीजनिंग की वीडियोस लेके आता रहता हूँ, आज फिर से बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ आप सब लोगों के लिए, जिसका नाम है टाइम सीक्वेंस टेस्ट। जैसे आप सब लोगों ने सुन लिया होगा कि आरआरबी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो आने वाले हैं। आईबीपीएस ने उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन निकाल दिया है, सब जाके वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो प्री का है वो सितंबर में होगा और रिज़ल्ट जो है इसको अक्टूबर में आ जाएगा। मतलब ऑफिसर स्केल फर्स्ट, ऑफिसर स्केल सेकंड और आरआरबी जो है ऑफिस असिस्टेंट जो है मल्टीपर्पज़, इन तीनों की पोस्टें निकली हैं। आप जाके नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। मैं नोटिफिकेशन का लिंक आपको नीचे भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके भी डायरेक्ट आप जो है नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। आरआरबी से रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है वो सारा वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। टॉपिक जो है वो टाइम सीक्वेंस टेस्ट है। 1 से 2 नंबर का आता है, आपके रेलवे के अंदर भी आता है, एसएससी के अंदर भी आता है और बैंक के अंदर भी आता है। यहाँ हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं बैंक की। बैंक के अंदर ही 1 से 2 नंबर का आ जाता है। अब यहाँ पे मैं कुछ 3 से 4 टाइप के इसमें क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको आज, उससे आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। उससे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिखा है इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो आपको बताने वाला हूँ मैं, वो ज़रा हम पहले देखेंगे और उसको एक बार समझेंगे क्या होता है। देखो, नॉर्मल जो हमारा साल होता है उसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। बिल्कुल सही बात है, 365 डेज। ये बिल्कुल सही समझ में आ गया सबको कि 365 दिन होते हैं। और जो लीप ईयर होता है उसमें कितने होते हैं? 366। वो क्यों? क्योंकि इसमें जो फरवरी होता है वो 29 डेज का होता है। कितने दिन का होता है? 29 डेज का होता है। मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, अभी आपको ऊपर के थ्रू समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा था कि एक बार आप उतार लो, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी चीज़ लिखता हूँ उसको कॉपी में उतारते रहा करो। ये देखो लिखा हुआ मैंने, नॉर्मल ईयर है, इसमें 365 दिन होते हैं। 28 डेज जो हैं कितने? फेब के अंदर, फरवरी के अंदर 28 डेज। सेम चीज़ अब यहाँ पे देखता हूँ, अगर आप लीप ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं और फेब जो मंथ होता है फरवरी वो होता है 29 डेज का। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो कैसे होता है। आज अगर मैं किसी भी वीक को काउंट करता हूँ, मैं बोलूँगा आज यार 7 तारीख है, यार 7 तारीख को आज सोमवार है, आज 7 तारीख को सोमवार है, यानी आज मंडे है। सपोज यहाँ पे लिखा मैंने आज 7th, ये लिखिए मैंने 7th, सपोज आज 7th ऑफ जून है आज, सपोज, ठीक है, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। अब मैं किसी को बोलूँगा कि यार मुझे 1 हफ्ते बाद के दिन की, मतलब 1 हफ्ते बाद जो है, मतलब वो डेट क्या है, मतलब मैं कि भाई 14 तारीख को जो है 14 जून जो है उस दिन कौन सा डे होगा, उस दिन डे कौन सा होगा भाई? 7 जून जब मैं बात करता हूँ, हम हमेशा ये फॉर्मेट जानते हैं। अगर मैं यहाँ से आज, मैं देखो आपके सामने फॉर्मेट में लिखा हुआ है, अगर इस फॉर्मेट की बात अगर मैं आपके सामने करूँ, मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ कि ये 7th ऑफ जून है, ये मंडे 7th ऑफ जून है, तो अगर मैं यहाँ से 7 काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, दोबारा मंडे आता है। यही फॉर्मेट होता है कि हमको क्या करना है कि हमेशा जब भी होगा काउंट करेंगे तो जिस डे से हम काउंट कर रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर कभी आपसे डे से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेगा तो हमको कैसे काउंट करना है? आज मंडे था तो 7 दिन बाद भी दोबारा मंडे ही आने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना हमारे को कि जो दिन आता है 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। बाकी जब क्वेश्चन करूंगा उसके साथ ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। अब पहला जो क्वेश्चन है वो जल्दी से स्टार्ट करता हूं बिना टाइम वेस्ट करें। क्वेश्चन नंबर पहला देखो क्या बोल रहा है। मुकेश रिमेंबर दैट हिज ब्रदर दीपक्स बर्थडे फॉल आफ्टर 20th May बट बिफोर 28th May। अब देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। मुकेश रिमेंबर मतलब मुकेश को ये ध्यान है कि दैट हिज ब्रदर्स, मतलब उसका जो ब्रदर है दीपक, कौन है ये? दीपक है, ये इसका भाई है। उसका बर्थडे जो है बोल रहा फॉल्स आफ्टर 20, मतलब 20 मई के बाद आता है, बट 28 मई से पहले आता है। भाई ये तो सिंपल सी बात है कि 20 मई के बाद आता है लेकिन 28 मई से पहले आता है। मतलब इन दोनों जो डेट है, मतलब 20 और 28, इसके बीच में कहीं आता है उसका बर्थडे। यहां तक यही बोल रहा है वो कि भाई
मुकेश को याद है, सिंपल सी बात है, मुकेश को याद है कि उसके भाई दीपक का बर्थडे 20 से लेके 28 के बीच में किसी एक दिन आता है। यहां तक बात सबको क्लियर हो गई बिल्कुल। अब आगे पढ़ते हैं। वाइल सीता रिमेंबर, वहीं जो है सीता को याद है दैट दीपक्स बर्थडे फॉल बिफोर 28 में। अब सीता को ये याद है कि दीपक का बर्थडे जो है वो 22 मई से पहले आता है। क्या होता है? 22 मई से पहले। मैं लिखता हूं 22 मई। बट आफ्टर 12th, लेकिन अब देखो बात, मुकेश के अकॉर्डिंग तो क्या आता है? अगर मुकेश के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, तो क्या बोल रहा है कि भाई इसका बर्थडे जो है 20 और 28 के बीच में आता है। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। बट अगर बात मैं सीता की करता हूं, सीता बोल रही है कि भाई मुझे ध्यान है कि मेरे भाई का जो बर्थडे है वो 22 मई से लेके 12 मई के बीच में आता है। अब यहां पे एक बात को ध्यान से देखें, अगर यहां पे एक बात को अगर मैं ध्यान से देखूं, 20 से काउंट करता हूं, इसके बीच में कौन कौन से दिन आ रहे हैं? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। करेक्ट बात। यहां तक ये सारे दिन बोल रहा है, इसके बीच में ये सारे दिन आ रहे हैं। अब देखो यहां कौन कौन से दिन आ रहे हैं? 12 से 22 के बीच में 13 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया, 16 आ गया, 17 आ गया, 18 आ गया, 19 आ गया, 20 आ गया, 21 आ गया। एक चीज अगर यहां पे आप गौर करोगे तो क्या है? देखो 21 दोनों में कॉमन है। जब मुकेश बात कर रहा है कि मुझे ध्यान है कि मेरा जो भाई दीपक है उसका बर्थडे 20 से लेके 28 के बीच में आता है, ये मैं कंफर्म हूं। ऐसे सीता कह रही है कि मुझे ध्यान है कि मेरे जो भाई का बर्थडे है वो 12 से लेके 22 के बीच में आता है। दोनों अपनी अपनी बात पे कंफर्म है। तो इनकी जो कंफर्मेशन जो बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि बात कंफर्मेशन की हो रही है, तो क्योंकि इन दोनों की कंफर्मेशन के एक ही डेट है 21 जो कॉमन आ रही है, एक ही डेट है इन दोनों के बीच में जो कॉमन आ रही है वो है 21। तो हमारा आंसर क्या होगा? ट्वेंटी फर्स्ट में। आपको हमेशा इस टाइप पे जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि जब कभी भी दो लोग बात कर रहे हैं किसी की भी बर्थडे डेट के बारे में कंफर्मेशन कर रहे हैं, तो उन दोनों के जो टाइम का जो डेट्स दी हुई हैं उनके बीच में जो दिन ले रहा है, उनमें जो भी दिन कॉमन होगा वही उसका मतलब जो बर्थ डेट होगा। ये बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ से मैंने 20 से 28 बीच में निकाला, 21 आ गया। यहाँ से निकाला तो दोनों में कॉमन 21 बैठ रहा था, तो 21 हमारा आंसर हो चुका है। ये हमारा टाइप फर्स्ट था। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार आते भी हैं, और इसमें टाइप सेकंड में लेने वाला हूँ। और यार पसंद आया तो लाइक ठोक देना, ठीक है? जरूर ठोक देना। अब देखो आप लोगों के सामने एक नया क्वेश्चन और लिया है। पहला क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, ये इसी के अंदर सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ चीज़ें जो मैं आपके सामने भी सॉल्व करने वाला हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि यार इसमें किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है? अब जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है? सैटरडे वॉज अ हॉलीडे फॉर रिपब्लिक डे। अब देखो पहले ही क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले तुमको कुछ चीज़ बता देता हूँ। जैसे कुछ डेज होते हैं, जैसे मोस्ट प्रोबेबली ये 3 ही आते हैं, और भी आ सकते हैं। जैसे सपोज ये 5 सितंबर भी आ गया। 2 अक्टूबर क्या होता है? गांधी जयंती होती है, अंडरस्टैंड बिल्कुल। 15 अगस्त क्या होता है? सबको पता है? इंडिपेंडेंस डे होता है। और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, 5 सितंबर को टीचर्स डे। ऐसे कुछ डेज जो होते हैं नॉर्मली क्या होता है लोग याद नहीं रख पाते हैं, बट आपको याद रखना है। ऐसे जो हैं आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर आप कोई डेज याद रहेंगे तो क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। ये क्वेश्चन जो है कुछ ऐसे डेज पे जो है बेस है, इसमें भी डे की बात की गई है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने उठाया है, ये क्वेश्चन मैंने लिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर टाइप के क्वेश्चन जो है आप इसमें से आज कर लो। सैटरडे वाज ए हॉलीडे फॉर रिपब्लिक डे।
यहां बोल रहा है सैटरडे वॉज अ हॉलीडे, मतलब शनिवार के दिन रिपब्लिक डे था। रिपब्लिक डे कब आता है? बिल्कुल सही बात है, इस दिन आता है 26 जनवरी को। अब क्वेश्चन आगे बढ़ो। 14th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अब यहां से हमको बात समझ में आ जाएगी। अगर हमको पता है कि ये रिपब्लिक डे 26 जनवरी को आता है, तो नेक्स्ट मंथ मतलब ये 14 फरवरी की बात कर रहा है, 14 फेब की बात कर रहा है। इस अगेन ए हॉलीडे फॉर शिवरात्रि। अब 14 फरवरी को जो है क्या था? शिवरात्रि थी। यहां तक बात सबको समझ में आ गई। अब बोल रहा है वॉट डे वॉज इट ऑन द 14, मतलब ये जो 14 तारीख है, ये जो 14 तारीख है, इसको कौन सा डे था? ये डे निकालना हमारे को 14 फेब का कि कौन सा डे था। अब एक बात ध्यान से सुनना और समझना, यहां पे मैंने रिपब्लिक डे की बात करी थी, यहां पे मैंने रिपब्लिक डे की बात करी थी, तो क्या था? सैटरडे था। पहले फॉर्मेट क्या बताया था? अगर 7 दिन बाद गिनूंगा तो सेम डे आएगा वापस। क्या आएगा? सेम डे आएगा 7 दिन जोड़ने पर। अब मैं अगर 26 जनवरी में 7 दिन जोड़ता हूं, जोड़ो 26 + 7, जोड़ो कितने हो गए? अगर जोड़ूंगा मैं ध्यान से, कितने हो गए? 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 7 दिन हो गए। कितना आ गया? 2 फेब तक तो अपने काउंट हो गए, मतलब 2 फरवरी तक तो अपने काउंट हो गए। अब इसमें 7 और जोड़ दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 +7 मतलब 9 फरवरी। अब ये चीज ध्यान देना, जहां जहां मैं 7 जोड़ रहा हूं ना, तो वो सारे सारे शनिवार हैं, क्योंकि मैंने बोला था अगर जैसे रिपब्लिक डे वाले दिन अगर 26 जनवरी को शनिवार है, तो आगे 7वें दिन उसके नेक्स्ट से 7 डे भी सेम डे होगा। मतलब इस 2 तारीख को भी शनिवार था और इन 9 तारीख को भी शनिवार है। बात समझना मेरी, समझ रहे हो ना? शनिवार ही आएगा। अब यहाँ पे अगर 9 तारीख को, 9 फरवरी को इन्होंने अगर शनिवार बताया है, तो उसके आगे 7 दिन गिनना जरा, 10, 11, 12, 13, 14। भाई मुझे 7 की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब 5 दिन में 14 आ गया। अब गिनो देखो, अगर 9 का शनिवार है, 10, 11, 12, 13, 14, ये अब कितने दिन दिए हुए हैं आपके सामने? 5 दिन दिए हुए हैं। अगर 9 का सैटरडे है, 10 का संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्या आ गया? थर्सडे हमारा आंसर हो गया। अब देखना ध्यान से कैसे निकाला मैंने। बात मैंने फॉर्मेट समझाया था पहले, जैसे आज सपोज मंडे है, 7 दिन बाद सेम डे रिपीट होता है, बिल्कुल वही फॉर्मेट हमने यहाँ पे सॉल्व करा है। उसने बोला भाई शनिवार था जिस दिन रिपब्लिक डे था। अब मुझे रिपब्लिक डे ध्यान है भाई 26 जनवरी को आता है, तो मैंने 26 जनवरी यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने देखा कि 26 जनवरी को शनिवार था, उसके बाद से 7 दिन मैंने काउंट करे, +7 जोड़ा तो आया 2 फरवरी, 2 फरवरी को शनिवार था। फिर 2 फरवरी में 7 जोड़े तो आया 9 फरवरी, 9 फरवरी को भी शनिवार था। 9 फरवरी मैंने अगर 5 दिन और निकाले तो 14 फरवरी आ गया। तो क्योंकि 9 को शनिवार था, शनिवार के आगे काउंट कर लिया, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यानी थर्सडे। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़े से जो फंडे थे ना जो मैंने आपको दिखाए, डेज वाला हो गया, लीप ईयर वाला हो गया, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाता है, और वो चीज़ हमको नहीं करनी है। इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें भी इसमें कवर करा रहा हूँ, ताकि ये सब चीज़ें। और मेन बात यह है कि यार तीनों चारों टाइप के क्वेश्चन मैं इसलिए कराना चाहता हूँ कि कोई से भी एग्जाम आ जाए गलत ना हो, बस वो ये चीज़ देखनी है हमारे को। और हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन का आंसर आधी बार क्वेश्चन के अंदर ही छिपा होता है। अगर इस क्वेश्चन को तुम 4 बार ध्यान से पढ़ लोगे ना, आधा आंसर तुम्हारा यूं निकल जाएगा आंसर। इसलिए हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब क्या करूंगा मैं, एक और पैटर्न लेता हूं उसके अंदर, ठीक है। जल्दी से एक नया क्वेश्चन और लेने वाला हूं।
देखो अब आपके सामने इसमें क्वेश्चन और लेके आया हूँ। ये तो हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही छोटा है लेकिन कैलकुलेशन वाला है, इसलिए टाइम खा जाता है। पढ़ो क्वेश्चन। इफ February 2nd 2004 is Thursday, what day is March 4 2004? सिंपल सी बात, क्या बोल रहा है कि भाई फरवरी 2004 को क्या था? थर्सडे था। क्लियर है बात बिल्कुल। व्हाट डे इज March 4 2004 को कौन सा डे होगा, ये निकालना है। बात बिल्कुल क्लियर है हमारी, बिल्कुल फंडा क्लियर है। अब एक चीज आपको बता दूं, लीप ईयर कौन सा होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। लीप ईयर कौन सा होता है? देखो, जिस भी ईयर के अंदर 4 का भाग जाता हो, 4 से डिवाइड हो जाए जो ईयर, वो ही लीप ईयर होता है। यहां पे मैंने लिख दिया 2004, 4 से भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा, तो ये लीप ईयर है। 1999, इसको आप एक बार डिवाइड करो, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो जो भी ईयर आगे दिया होगा, अगर हमको देखो, पहली बात क्या होता है, क्वेश्चन में ईयर दिए हुए होते नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ईयर नहीं दिया होगा तो उसमें आपको लीप ईयर वाली टेंशन होगी नहीं। बट अगर आपको उसमें कंसिडर कर रहा है कि आपको ईयर भी दिया हुआ है, तो आपको फिर लीप का ध्यान रखना है बहुत, क्योंकि फिर वो एक दिन का चक्कर पड़ जाता है। ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा। तो लीप ईयर अगर दिया होगा तो हम देख लेंगे कि यार अगर ईयर दिया होगा तो ये चीज़ कंसिडर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब देखो ध्यान से, 2004 है, जाहिर सी बात है, हाँ भाई ठीक है, ये हमारी बात है, ये लीप ईयर है। अब बात क्या कर रहा है, Feb 2 की कर रहा है, मतलब फरवरी 2 2004, ये फरवरी 2 है। क्या है? गुरुवार है, थर्सडे है। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। क्या बोला था मैंने? जो भी डे होगा उसके बाद अगर 7 डे काउंट करूंगा तो सेम डे निकल के आएगा। अब यहां जो है 2 तारीख है, इसमें अगर मैं +7 काउंट करता हूं तो कितने होते हैं? 9 +7 करता हूं तो कितने होते हैं? +7 करता हूं कितने होते हैं? कर जाना आपको, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वैसे वो हार्ड नहीं है लेकिन करना है। ठीक है आपको। अब एक चीज ध्यान देखो, मैंने इतनी बार काउंट करा तो ये हमारे सामने क्या आ गया भाई? 23 फरवरी तो मैंने काउंट कर लिया। अब एक चीज ध्यान रखनी थी हमारे को, एक चीज ध्यान रखनी, 23 फरवरी तक मैंने काउंट कर लिया। 2004 क्या है? लीप ईयर है। फरवरी कितने दिनों का होगा? क्या बोला था मैंने? नॉर्मल ईयर के अंदर 28 दिनों का, लीप के अंदर 29 दिनों का। तो इसके अंदर फरवरी जो है वो 29 दिनों का है। अब 23 के बाद अगर आप 7 दिन गिनोगे तो क्या 24, 25, 26, 27, 28, 29 भी लेंगे और 1, 7 दिन गिन लिए। 23 के बाद गिनो, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 1 +7 अगर करता हूं तो 1 मार्च आता है। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। अब 1 मार्च को कौन सा दिन होगा? गुरुवार। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। लीप ईयर भी कंसीडर करा है हमने, 23 फरवरी को गुरुवार था, क्योंकि यहां पे 2 तरह का गुरुवार है। 7 जोड़ रहा हूं तो उसके बाद जो भी डिजिट आ रही है ये सब गुरुवार है। 9 भी गुरुवार है, 16 भी गुरुवार है, 23 भी गुरुवार है और 1 मार्च भी गुरुवार है। बात बिल्कुल क्लियर है। सब ये सब थर्सडे हैं जितने भी हैं। अब क्या पूछ रहा है? 4 तारीख पूछ रहा है। भाई एक हमारे सामने निकल के आ गया गुरुवार। 1 तारीख को क्या था? गुरुवार था। अब 4 तारीख निकाल दो, 2, 3, 4 गुरुवार है तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मतलब ये हो गया कौन सा? संडे। क्या हो जाएगा ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ भाई हमारा आंसर जो है संडे है। सिंपल सी बात है, जो सारे मैंने फॉर्मूले पहले जो बताए थे वही सारे इसमें मैंने अप्लाई करे हैं, वही चीज़ है।
इसमें देखो अपने सारी चीज़ें आ गई है। अब अपने डे वाला जो फॉर्मूला है वो भी इसमें सारा आ चुका है, अपना लीप ईयर वाला भी इसमें काउंट हो चुका है, दोनों चीज़ें हो चुकी है। ये चीज़ फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ईयर दिया होगा तो ही लीप ईयर वाला जो है दिमाग में लाना है, अगर ईयर उसके अंदर नहीं दिया हुआ है तो नॉर्मल हमको 28 फरवरी मान के ही करना है। फिर दोहरा रहा हूँ, समझ में आई बात। नॉर्मली हमारे लिए जो फरवरी है वो 28 दिन की ही होगी अगर ईयर नहीं दिया होगा तो। अगर ईयर दिया हुआ है तो चेक करना है कि लीप है या नहीं है। यहां तक बात सबके क्लियर है बिल्कुल। अब लास्ट एंड फाइनल टाइप का जो क्वेश्चन इसमें आ सकता है एक बार, वो भी मैं आपके सामने लेने वाला हूं। थोड़ा सा वो क्या हल्का सा घुमाने वाला है, हल्की सी मतलब एक चीज वो थोड़ी कंफ्यूज करने के लिए देता है एग्जामिनर। वो चीज सीख लोगे अगर तो वो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन ले रहा हूं। अब ये एक और जो क्वेश्चन है लास्ट टाइप का क्वेश्चन है वो लेके आया हूं सामने। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रश्मि वुड लाइक टू कंप्लीट ऑल हर होमवर्क बिफोर 10 PM in order to watch an important in order to watch an important TV program. She has 40 minutes assignment in each of her 5 prepared subject. सिंपल सी बात बोल रहा है, रश्मि जो चाहती है इसके जो उसका जितना भी होमवर्क है ना वो चाहती है कि 10 बजे से पहले वो ख़त्म कर ले, है ना उसको, क्योंकि 10 बजे बाद जो है उसको एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम देखना है टीवी पर, इसलिए उसके सारा होमवर्क जो है 10 बजे से पहले ख़त्म करना चाहती है। She has 40 minutes assignment of in each of her 5 prepared subject. मतलब उसके जो है टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं। हर सब्जेक्ट में कितना है 40 मिनट्स। हर सब्जेक्ट मतलब टोटल जो है कितने 40 मिनट का एक असाइनमेंट होता है उसका, और टोटल सब्जेक्ट कितने 5 सब्जेक्ट्स हैं। What is the latest time at which she start and still complete her homework in time for the program? अब सिंपल सी बात में क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि कम से कम समय मतलब जो है ना कहाँ से वो पढ़ना स्टार्ट करे कि 10 बजे से पहले उसके सारे होमवर्क भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमको एक असाइनमेंट का 40 मिनट काउंट करना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमको टाइम पहले से कौन सा दिया हुआ हमारे सामने, हमको दिया हुआ 10 बजे। हमको यहाँ पे 10 बजे का दिया हुआ है, हमको यहाँ पे 10 बजे का टाइम तो ऑलरेडी दिया हुआ है। बात यहाँ तक क्लियर है। अब हमको क्या चाहिए, ऐसे टाइम से ऐसा टाइम हमको बताना है जहाँ से ये पढ़ाई स्टार्ट करे कि पढ़ाई स्टार्ट करे और 10 बजे तक इसका जो है सारे इसके जो असाइनमेंट है ख़त्म हो जाए और जाके इसका ये प्रोग्राम देख ले। 40 मिनट का एक असाइनमेंट है तो टोटल 5 असाइनमेंट कितने मिनट के होंगे, 200 मिनट। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अब 200 मिनट है टोटल, अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे, 3 घंटे, 3 आवर्स 20 मिनट। बात बिल्कुल क्लियर है ना। ये सिंपल सी बात है। हम इसको कब से पढ़ना स्टार्ट कराएं कि ये 10 बजे तक इसकी सारी पढ़ाई खत्म कर ले, 5 असाइनमेंट खत्म कर ले। 5 असाइनमेंट का टोटल कितना हो रहा है, 40 मिनट का एक असाइनमेंट है, 5 असाइनमेंट टोटल का टोटल कितना हो रहा है, 200 मिनट। अब इसको यहाँ से यहाँ तक आने तक इसका सारा होमवर्क खत्म हो जाए तो इसको 200 मिनट पहले से पढ़ना स्टार्ट कराना है हमारे को। तो 3 घंटे इक्वल्स टू कितने होते हैं, 180 मिनट्स। अब कितने बच रहे हैं, 20 मिनट तो बच रहे हैं। पहले 180 मिनट जो है 3 घंटे का उसका हिसाब किताब लगाओ। इसको मैंने यहां से मिटा दिया, इसको मिटा दिया। 3 घंटे पहले अगर मैं करता हूं 10 बजे से तो कौन सा होता है, यही बचता है। 3 घंटे पहले तो 7 ही बचते हैं। 20 मिनट पहले और स्टार्ट कराना मुझे उससे, तो क्या टाइम बनेगा, 20 मिनट पहले और कराना मुझे। बिल्कुल समझ में आई होगी बात, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि मुझे सिंपल सी बात है, मुझे ऐसे टाइम से उसको पढ़ाई करना स्टार्ट कराना है कि जहाँ से उसकी पढ़ाई सारी जो है 5 जो असाइनमेंट है वो 10 बजे तक ख़त्म हो जाए। अगर मैं 3 घंटे ये काउंट करता हूँ तो 3 घंटे पीछे आके 7 बजे तक तो ये हो जाती है। अब कितने बच रहे हैं, 20 मिनट और रिमेनिंग है, तो 20 मिनट और पीछे आ जाता हूँ मैं,
तो यहां तो हो गया मेरा ये बिल्कुल सही है, और यहां पे आ गई मेरी बड़ी सुई। 6:40 पर अगर वो पढ़ना स्टार्ट करती है, अगर 6:40 पर अगर वो पढ़ना स्टार्ट करती है, तो हर 40 मिनट बाद में उसका एक असाइनमेंट कंप्लीट होगा, और टोटल 5 असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद में वो 10 बजे उसके सारे असाइनमेंट जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे, और वो उसका प्रोग्राम वॉच कर सकती है। बात बिल्कुल क्लियर है। हमारे को 10 बजे का टाइम दिया हुआ था। टोटल कितने असाइनमेंट थे? 5 थे। एक असाइनमेंट का टाइम था 40 मिनट। 5 को उससे हमने इंटू कर दिया, तो टोटल आ गया 200 मिनट। अब हमने इस सुई को 200 मिनट पीछे खींच देना है, वहीं से वो पढ़ना स्टार्ट करेगी, 5 असाइनमेंट में हो जाएंगे, और इसका होमवर्क भी कंप्लीट हो जाएगा, और ये जाके इसका टीवी प्रोग्राम आराम से देख सकती है। तो हमने वही करा, हमने 200 मिनट पीछे खींच लिया। 3 घंटे हमारे 180 मिनट के हो गए, तो 7 बजे, तो 7 तो ये बच गए 3 घंटे के, और बाकी बचे कितने रिमेनिंग 20 मिनट्स, तो 20 मिनट हमने इसको पीछे और खींच दिया। तो 6:40 पे ये अपना काम करना स्टार्ट करेगी, और 10 बजे तक इसके सारे जो है असाइनमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, और ये आराम से इसका टीवी प्रोग्राम देख सकेगी। तो अब अगर बात करूं मैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, 1 से या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखो, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उस एक नंबर के पीछे भी हमेशा पूरा एक लेक्चर लेके आता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने चाहता कि एक नंबर भी फालतू वेस्ट हो हमारा। एक नंबर भी आना चाहिए, एक नंबर नहीं छोड़ना हमारे को, एक एक नंबर लेके आना है, क्योंकि एक एक नंबर से एग्जाम पास होता है, एक एक नंबर से लोग जो है रह जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये जो टॉपिक है मेरा टाइम सीक्वेंस का, ये फिनिश है। अच्छा लगा तो लाइक ठोक देना यार, है ना। और जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं नीचे दे दूंगा, क्योंकि लिंक आ चुका है और नोटिफिकेशन निकल चुका है आरआरबी के एग्ज़ाम का। जाओ फॉर्म भरो, 27 तारीख लास्ट डेट है। फॉर्म उसके स्टार्ट हो चुके हैं। 27 जो है डे है, जो 27 जुलाई वो लास्ट डेट है उसकी फॉर्म की, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। तो जाएँ रजिस्ट्रेशन कराएँ, जिसको मल्टीपर्पज़ का पढ़ना हो। और देखो, सबसे बड़ी बात जो है आपके लिए इसमें एक प्लस पॉइंट ये है इस एग्ज़ाम के अंदर, कि जिनको इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम है ना, जिन लोगों को इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम है, उनके पास हिंदी का ऑप्शन भी है इसके अंदर। 40 नंबर की इंग्लिश और 40 नंबर की हिंदी आएगी मेंस में। तो जिसको इंग्लिश नहीं आती वो हिंदी अटेम्प्ट कर सकता है आराम से। तो ये उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो लोग इंग्लिश में वीक हैं। जो लोग इंग्लिश में वीक हैं वो इजीली हिंदी के अंदर अच्छा स्कोर करके एग्जाम में पास हो सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा मौका है ये उन लोगों के लिए जो हिंदी मीडियम से हैं, जो निकलना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर, वो निकाल सकते हैं। क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन होता है, ये और किसी एग्ज़ाम में नहीं आता है, सिर्फ ये ऑप्शन इसी एग्ज़ाम में आएगा आरआरबी के अंदर ही, कि जहां आप इंग्लिश छोड़ के हिंदी अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, ये अटैम्प्ट कर लो और निकल जाओ इस बार एग्ज़ाम के अंदर। बाकी इसके बारे में पूरा एक मैं जल्दी हो सका तो मैं एक पूरा वीडियो बना के लेके आऊँगा इस एग्ज़ाम के बारे में, कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन कैसे आपको मतलब इसके लिए करना है। तो वो उसके बारे में एक जल्दी से वीडियो बना के मैं आपके सामने लेके आऊँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना है, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और शेयर करो यार। सबसे बड़ी चीज़ है शेयर करो। अपन को ये चाहिए कि इस चैनल के थ्रू जो है लोगों को हेल्प मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ये ट्रिक्स जो है, कॉन्सेप्ट जो है सीख सकें, और कम टाइम में नंबर स्कोर करना है। यही हमारा मेन जो है मकसद है, कि हमको कम टाइम में अच्छे मार्क्स लेके आने रीजनिंग के अंदर, ताकि जो टाइम बचेगा वो टाइम हम दूसरे सब्जेक्ट में यूटिलाइज कर सकें। अंडरस्टैंड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो खत्म हो चुका है। जल्दी आपके लिए बहुत अच्छा नया टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Please subscribe our channel and hit the bell icon for all new updates.